हमें तुमसे निगाहों की शरारत नहीं, शरारत नहीं। कोई चाहने वाले चाहता है, दुनिया की रीत प्रीति तो बन गई। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल RKS23 पर आप लोग का स्वागत है। तो आज है धनतेरस का उत्सव, मनाइए। धनतेरस का उत्सव मतलब झड़ुआ का उत्सव। आज सबसे ज्यादा बाजार में झरुआ झरुआ झरुआ, जय हो झरुआ देवता। तो झरुआ देवता के बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहे का मतलब है कि कुछ लिया चाहे न लिया, झरुआ जरूर लिया है। क्या परंपरा है भाई झरुआ का? तो सबसे पहले साफ सफाई करता है झरुआ। झरुआ देवता के देहात में कहा गया है झाड़ू। उनको बहुत बहुत बधाई झरुआ देवता का। एक से एक उत्सव भाई झरुआ देवता। कलम कॉपी लेना चाहिए था आज के दिन में कि ये को घर घर में कलम कॉपी ले आएगा। उल्टा पुल्टा कैसे तो बनना ये दिए हैं सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद झरुआ देवता को। आइए टॉपिक पाते हैं। तो हमने कल देखे थे कि पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया था, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र। तो पर्वत क्षेत्र को हमने देखा, जो पर्वतीय क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया था। अब हम लोग मैदानी क्षेत्र को भी देखा है। मैदानी क्षेत्र में क्या है कि इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। मैदानी क्षेत्र को कितने भागों में? तीन भागों में। पहले मैदान समझे कि मैदान क्या है। तो सिंपल एकदम देहाती अंदाज में, देहाती भाषा में कहेंगे एक लाइन में आवाज कि समतल भूमि या बराबर भूमि को क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। तो भारत का ये मैदान है, पश्चिम यानी पंजाब से लेकर पूरब यानी असम के हिस्से तक। ये उत्तरी भारत का कहा जाए तो मैदान सबसे बड़ा विशाल मैदान कहा जाता है। कहां से? पंजाब से लेकर के असम के कुछ हिस्सों तक। और अगर नदियां का देखा जाए तो मैदान बनाने में सबसे अहम भूमिका है ब्रह्मपुत्र, गंगा और थोड़ा सा सतलज का भी। तो आइए चलते हैं कि मैदान को तीन भागों में बांटे गया, क्या क्या उनका नाम है। तो अपर्दन मैदान, निक्षेपण मैदान और रचनात्मक मैदान। अपर्दन मैदान कहा गया है कि जब पानी ऊपर से चलता है, हिम से या पहाड़ से या पर्वत से, तो नदियां जब जब बढ़ने लगती है तो वहां से ईंट बालू पत्थर आते हैं और टूट फूट कर एक गाद बना देता है, एक ढेर बना देता है और वहां पे अधिक उपजाऊ पड़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहें? अपर्दन। यानी एक लाइन में कहेंगे तो मटियों का नदियों द्वारा बहा कर लाया गया ईंट पत्थर को, मेही कण को क्या कर देना? जौर कर देना देहात भाषा में। एक स्थान पकड़ देना ही क्या कहलाएगा? अपर्दन की क्रिया। यानी जो नदियों द्वारा बहा के मिट्टी कंकड़ बालू सब लाया जाता है वही अपर्दन है। तो अपर्दन की एग्जाम्पल में देखा जाए तो फिनलैंड का मैदान, उत्तरी यूरोप का मैदान और कनाडा के पूर्वी भाग को क्या कहा गया? अपर्दन के मैदान कहा गया। तो इसको याद रखने का तरीका है कि अपर्दन का मैदान फिनलैंड VVI हो सकता है, उत्तरी यूरोप और कनाडा का पूर्वी भाग। पूछ सकता है कि कनाडा का पूर्वी भाग इनमें से कौन से मैदान में पाया जाता है? तो कनाडा का पूर्वी भाग जो है आपको अपर्दन के मैदान में पाया जाएगा। अब दूसरा नंबर पर आता है निक्षेपण। निक्षेपण की मैदान, यानी इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो नदियां और बर्फ और हवा और सागरीय तरंग के द्वारा जो मिट्टियां को लाई जाती है और एक स्थान पर स्टोर करके बहुत बड़े भाग में इसको क्या किया जाता है? विस्तार कर दिया जाता है, यानी बराबर किया जाता है। अगर आप सहारा मरुस्थल में जाइएगा या थार मरुस्थल में जाइएगा तो वहां पर जब जब बहुत बड़ी मात्रा में हवाएं चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं मिट्टियां बालू, तो ढेर लग जाते हैं। उसी को ढेर हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण की क्रिया। और निक्षेपण की क्रिया से एक अच्छी मैदान बन जाता है, एक अच्छा समतल भूमि बन जाता है, उसे निक्षेपण कहा गया है। तो
निक्षेपण में देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाता है कि केरल के तटीय मैदान, जो तटीय भाग है किनारे, वहाँ पर ढेर बना रहता है जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। तो केरल का तटीय भाग किसका एग्जाम्पल है? तो निक्षेपण मैदान का एग्जाम्पल। हंगरी का मैदान भी निक्षेपण की मैदानों का उदाहरण है। अब तीसरा और लास्ट है रचनात्मक मैदान। रचनात्मक मैदान में देखा गया है कि वह पृथ्वी के अंदर जब जब बड़ी बड़ी मात्रा में हलचल होती है, कंपन होती है, भूकंप आती है, तो उस प्रकार से क्या होता है, नीचे वाला जो भूमि रहता है ऊपर आ जाता है और जम जाता है। जम जाकर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो जाता है, एक स्थान पर आ जाता है। तो एक लाइन में कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर से हलचल होने वाली मिट्टी का जब मैदान बनता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रचनात्मक मैदान, जहां आंतरिक हलचल होता है। अब कुछ इसमें तथ्य पॉइंट है, मैदान में प्रमुख बिंदुएं हैं कि आखिर मैदान की क्यों आवश्यकता है, भूमि की क्यों आवश्यकता है, समतल भूमि क्यों आवश्यकता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि वहाँ पे हमको साधारण पूर्वक से, आसानी पूर्वक से क्या मिल जाते हैं, अन्न उपजाने का मिल जाता है, खाने का मिल जाता है, भोजन आराम से, बढ़िया से घर द्वार हम लोग बना लेते हैं, सड़क, बिजली और रेलवे लाइन जो भी हो आराम से बना लेते हैं, और जल का भी बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, आसानी पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। परिवहन यानी गाड़ी या जो भी जितने प्रकार के गाड़ी है, ट्रेन है, सब आराम से चला लेते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर निवास करते हैं भारत के तो इस समतल भूमि पर इसीलिए ज्यादा करते हैं। पूछ सकता है कि पृथ्वी के कौन हिस्से में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारीय क्षेत्र में, या समतल या बराबर भूमि में? तो सबसे ज्यादा उत्तर आएगा कि समतल भूमि में पाया जाता है। अब देखा जाए तो पठार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ये मान लिया जाए कि यहां से ये जो है हिस्सा, ये है पर्वत का नुकीलादार, और थोड़ा सा इस पे जाइएगा तो ये हिस्सा आपको पठार हो जाएगा। यहां से सीधा जा करके ये हिस्सा पठार बन जाता है। पर्वत का ऊपरी चोटी जो है क्या होता है, शंकु आकार के होता है, नुकीला आकार। लेकिन पठार के देखा जाए तो ऊपरी भाग क्या है, सपाट है। सपाट के मतलब कि यहाँ गांव बस सकता है, रह सकता है। तो पर्वत से छोटा जब होगा तो क्या बन जाएगा, पठार। अब पठार से जब छोटा हो जाता समझिए क्या बन जाएगा, बराबर समतल भूमि यानी मैदान बन जाएगा। तो ये कथा रहा समतल मैदान के बारे में। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा पठार, पर्वत और मैदान के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।